हेलो, वेलकम टू ऑल। आज है 11 दिसंबर और आज हम इस डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, इंडिया टू चेयर 68th सेशन ऑफ यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग। अब सबसे पहली बात, ये यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स है क्या? तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन कहा जाता है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। और ये एक्चुअली जितनी भी नारकोटिक्स या नशीले पदार्थों से रिलेटेड जो मेजर इशू क्रिएट होते हैं इंटरनेशनली, उनको कंट्रोल या रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसका अभी रिसेंट में 67th सेशन कराया गया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के वियना में, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है। और वहीं से अगले सेशंस की जो कि 68th सेशन होने वाला है, उसकी चेयरमैनशिप को डिक्लेयर किया गया। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया को इसकी चेयरमैनशिप सौंपी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली किसी इंटरनेशनल बॉडी की चेयरमैनशिप इंडिया को मिलना। और ये 68th सेशन की जो अध्यक्षता करेगा यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, वो इंडिया करेगा। और इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया के एम्बेसडर हैं, वहाँ पर एम्बेसडर शंभू एस कुमार है, जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूनाइटेड नेशन इन वियना में। इन्होंने इस चेयरमैनशिप को चार्ज लिया है। बात अगर यहाँ पर दैट मीन्स इसकी करें, तो ये एक टाइप की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो ड्रग रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करती है या देखती है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल या रेगुलेट करने वाली एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए, दैट मीन्स सीएनडी की, ये एक फंक्शनल कमीशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एज वेल एज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का ही एक पार्ट है। दैट मीन्स इन दोनों के अंतर्गत आती है, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। और इंडिया एज अ दैट मीन्स ग्लोबल साउथ की तर्ज पर खुद को इसमें रिप्रेजेंट करता है। और जो भी इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव है डेवलपिंग नेशन के, जो भी ग्लोबल डिस्कशन का मुद्दा बनता है, उसको लीड करना दैट मीन्स इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डेवलपिंग नेशन होने के नाते। तो यहाँ पर इंडिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगले सेशन का जो अध्यक्षता करेगी वो कौन करेगी, इंडिया। और जो भी इस टाइप के इशू है नारकोटिक से रिलेटेड, उसके लिए बेहतर परिणाम या रिजल्ट लेकर आए। तो इस चीज को याद रखिएगा, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी तरीके से। और बॉडी जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। लगातार एआई की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस है ये। इसका यूज काफी तौर पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो कंपनीज का नाम आया है, नैसा और डेटा साइंस विजार्ड। ये दोनों इंडियन बेस्ड कंपनी है। इन्होंने एडवांस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में अ, उनके दैट मीन्स मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके। तो ये दोनों कंपनियां एआई क्लाउड एक सिस्टम प्रोवाइडर है और दूसरी आपकी एआई प्लेटफॉर्म कंपनी है। इन्होंने मिलकर इंश्योरेंस एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इससे जो भी डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस होते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको दूर किया जा सकेगा, चाहे वो ऑनलाइन या किसी भी टाइप की चीजें हो, जिससे लगभग 60 to 80% तक की जो कॉस्ट आती है उसमें कमी हो पाएगी। और इसके साथ साथ जो भी आपके सोल्यूशन है दैट मीन्स चैलेंजेस हैं, उनको 3 से 4 वीक्स के अंदर दैट मीन्स सॉल्व भी कर लिया जाएगा। और जो भी चीजें हैं उनको बहुत तेजी से लागू किया जा सकेगा इस एआई की मदद से। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को दैट मीन्स ये सॉल्व करेगा, तो ये इसीलिए बनाया गया है ताकि इंश्योरर की हेल्प हो सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से डिप्लॉय कर पाए आप, डिजिटल सोल्यूशन आपको मिल पाए ताकि आपकी ऑपरेशनल इफिशियंसी, रिस्क मैनेजमेंट एंड कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। क्योंकि सबसे मेजर इशू रिस्क का ही होता है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो
इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको कहीं ना कहीं रिस्क को कम करना पड़ेगा, इसलिए ये दो कंपनीज ने एग्रीमेंट किया है। तीसरी न्यूज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि रिसेंट में डेटा आपका आता रहता है। पहली बात तो यहाँ पर आया है एफडीआई। देखिए, जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट या तो एफडीआई के फॉर्म में होता है या तो एफपीआई के फॉर्म में होता है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा यहाँ हम लोग एक चीज देख लें कि होता क्या है। एफडीआई जब ऑन फील्ड, दैट मीन्स आपके यहाँ बिजनेस सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट लाया जाता है तो एफडीआई का पार्ट है। और एफपीआई बोले तो जो भी आपका दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आपके शेयर मार्केट में लाया जाता है। तो ये एफपीआई और एफडीआई, तो इन दोनों का डेटा आपके लिए टाइम टू टाइम आता रहता है। फिलहाल अभी ये पाया गया है कि एफडीआई जो हमारे यहाँ आता है दूसरे देशों से, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और पिछले 4 सालों का डेटा यहाँ दिया गया, अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2024 तक। हमारा जो एफडीआई है वो आपकी $1 ट्रिलियन पहुंच गई है, तो जो अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और ये डेटा देने वाला कौन है? डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, तो ये डेटा आपके लिए काम का है, तो इसको जरूर याद रखें कि हमारा जो ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको अभी सरकार ने लॉन्च किया है। सरकार दैट मीन्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक, या ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के भी हैं, और जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने एक अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया है ताकि गवर्नेंस की जो ट्रेनिंग है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अब थोड़ा सा इसका अगर बैकग्राउंड देखें, देखिए दो चीजें यहाँ पर लॉन्च की गई है। एक तो अमृत ज्ञान पोर्टल के साथ साथ फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया गया, फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। और ये दोनों चीजें किसके अंतर्गत लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया है अंडर मिशन कर्मयोगी। तो पहली चीज तो मिशन कर्मयोगी को समझते हैं। तो मिशन कर्मयोगी सरकार ने ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत सिविल सर्वेंट्स की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड ऑल ये सब किया जाएगा, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, इवन आपके जितने भी टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, इनको टाइम के हिसाब से दैट मीन्स सॉल्व किया जा सके। और इसीलिए उनकी इफेक्टिविटी बढ़ानी जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था। और इसी मिशन कर्मयोगी के तहत एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार की आईजीओटी प्लेटफॉर्म। आईजीओटी का भी फुल फॉर्म यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सीधा सा मतलब होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। तो जहाँ पर सभी टाइप के ट्रेनिंग एक ही पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये आईजीओटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अमृत ज्ञान कोश को दैट मीन्स लॉन्च किया गया है। अब इसको डेवलप किया है दैट मीन्स दो लोगों ने मिलकर, एक तो कर्मयोगी भारत जो कि सरकार की एजेंसी, इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने, जिसमें टोटल जितने भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं जिसमें से 15 को इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपके डिफरेंट जो भी सेक्टर हैं, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, डिजिटल गवर्नेंस में आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सके। तो अगर ओवरऑल बात करें तो कुल मिलाकर ये आपके जो भी सिविल सर्वेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से रिलेटेड पर्सन है, उनकी ट्रेनिंग का एक प्लेटफॉर्म है, एज वेल एज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि बेहतर तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि प्रेजेंट जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनने का तरीका है इन गवर्नमेंट ट्रेनिंग एज वेल एज एम्पावर एजुकेटर। तो एजुकेटर को एम्पावर एज वेल एज अपनी ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए इस टाइप की चीजें लॉन्च की गई है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तो रहेगा ही, इवन आपका गवर्नेंस पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार इसी के लिए स्लोगन भी है, दैट मीन्स मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अमृत ज्ञान कोष पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे लोगों की ट्रेनिंग करके उनको बेहतर बनाया जा सके, ताकि बढ़ते टाइम के साथ जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अमृत ज्ञान पोर्टल पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, अभी एक बायलैटरल मीटिंग हुई है फिलीपींस कोस्ट गार्ड के साथ। ये छोटी सी न्यूज़ है अपने कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को बढ़ाने के लिए। बस इतना याद रखिएगा, एक बायलैटरल मीटिंग इंडियन कोस्ट गार्ड की किसके साथ हुई है? फिलीपीन कोस्ट गार्ड के साथ। इसके साथ साथ अगेन डीपीआईआईटी, जिसका भी आपने नाम देखा, इसने फ्लिपकार्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता साइन किया है। और ये समझौता पर्टिकुलर इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, ताकि आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर पाए। और इसके लिए लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि आप ओवरऑल जो भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उनके ग्रोथ को मॉनिटर कर पाए या उनको बढ़ावा दे पाए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी आपका अवार्ड बांटा गया है, जिसका नाम है नेशनल पंचायत अवार्ड। तो नाम से पता चल रहा है ये पंचायत अवार्ड किस लिए दिया जाता होगा। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जो हमारा डेमोक्रेसी है, उसको ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सरकार से अपनी बात रख पाए। और इसीलिए आपके लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। ये चीज आप पढ़ते भी हैं, दैट मीन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत ऐड हुई थी, और 74th अमेंडमेंट एक्ट में म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हुए थे, बोले तो नगर निगम। तो एक सिंपल सा तरीका था जिसके थ्रू गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे, जहां पर लोग कनेक्ट हो पाए और अपनी बात सरकार तक पहुंचा। और इस एरिया में जिसने बेटर फंक्शन किया है, जिस भी पंचायत ने, उसको प्रमोट करने के लिए और दूसरों को इस टाइप की चीजों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पंचायत अवार्ड दिए जाते हैं। तो अमेंडमेंट भी याद रखेंगे, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था लोकल बॉडीज को। तो यहाँ पर रूरल गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक्सीलेंसी को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम किया गया है। और ये जो नेशनल पंचायत अवार्ड है, जो लगभग 45 अवार्डीज को दिया है, ये आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके थ्रू दिया गया है। कहाँ पर? विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में। तो ये आप देख सकते हैं, नेशनल पंचायती अवार्ड, जो कि ऑनेबल आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया गया है। लगभग 45 अवार्डीज हैं। 1.94 लाख ग्राम पंचायत पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें 42% अवार्ड पंचायत लेड बाय वुमेन। तो अकेले वुमेन्स का एक पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो ये भी दिखाता है कि इंडिया में बेहतर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है या उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस अवार्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो उन लोगों की मेहनत को आगे लेकर आना है, जो पंचायत को मजबूत करना या ग्राउंड लेवल पर लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में एक अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप गरीबी, पुअर्टी एलिवेशन का काम, इवन आपके रूरल एरियाज में उनके हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर कंजर्वेशन, साफ सफाई, सैनिटेशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड ऑल, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और गवर्नेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो इन सारी चीजों को प्रमोट और बढ़ावा देने के लिए, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो पाए, एक बेहतर सोशल या सामाजिक स्तर का दैट मीन्स एक संरचना तैयार हो पाए। क्योंकि आज भी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 64% आज भी पॉपुलेशन विलेज एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इंडिया को ग्रोथ को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस होना जरूरी है। और यही आपका डेवलपमेंट का फाउंडेशन रखेगा। क्योंकि जब तक आप लोकल बॉडीज को डेवलपमेंट में सेल्फ रिलायंट नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, और सेल्फ रिलायंट किस मामले में? स्पेशली रेवेन्यू के मामले में, क्योंकि उनके पास भी खुद का रेवेन्यू का कोई जरिया होना चाहिए। हर चीज के लिए वो स्टेट या सेंटर पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जाती हैं। अब इसमें अगर देखा जाए कि कौन कौन सी चीजों को लॉन्च किया गया है या कौन कौन से नई फाइंडिंग्स हमसे हमको मिलती है, तो सबसे पहली चीज, पंचायत में अवॉर्डीज
के नाम की एक बुक टाइटल्ड पूरी लॉन्च की गई है, बेस्ट प्रैक्टिस ऑन वर्क्स ऑफ अवॉर्डी पंचायत, ताकि लोगों का इसमें सारी डिटेल है, ताकि लोग इसको पढ़कर दैट मीन्स मोटिवेट हो पाए। इसकी शुरुआत 2022 में यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम चलता है उसी के साथ इसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी, ताकि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो पाए। दैट मीन्स लोकल एरिया पे भी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो लंबे समय तक रहे, उसके बारे में बात करें। इसके अंतर्गत 9 एरियाज पर फोकस किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो अलग अलग एरियाज हैं, वो इतना ज्यादा फोकस करने की बात नहीं, लेकिन 9 एरियाज पे मेजर फोकस होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता ही है कि दोनों चीज पे फोकस होना चाहिए। एक तो आप डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं, और वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए, दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। अब इंडस्ट्री लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपने सारे पेड़ काट दिए या पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ा दिया या क्लाइमेट पर इफेक्ट हो रहा है, ताकि फ्यूचर जनरेशन को अनदर सफर करना पड़े। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ताकि डेवलपमेंट भी हो और वो सस्टेन हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बात की जाए कि इसका मेन फोकस या इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट, दिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ द अवार्ड, ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क डेवलप करता है फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए। मतलब एक पूरा आप कह सकते हैं एक फ्रेमवर्क है, एक लेखा जोखा है, एक खाका है, ताकि आप पंचायत को इनकरेज करें, ताकि देखिए बात आगे लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको 2030 तक, जिसमें टारगेट्स को अचीव करना है, वहां तक पहुंच पाए। और ये तभी हो पाएगा जब ग्राउंड लेवल पर आप चीजों को बेहतर करेंगे। और ग्राउंड लेवल के लिए ही लोकल बॉडीज, जैसे कि गांव में पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो नेशनल पंचायत अवार्ड्स हैं, वैसे तो जब आपका हर साल नेशनल पंचायती राज होता है 24 अप्रैल को, उस दिन दिए जाता है, लेकिन इस साल ड्यू टू जनरल इलेक्शन इसकी डेट 11 दिसंबर रखी गई। इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, लेकिन उन कैटेगरीज में मेन 5 हैं। जैसे कि एक दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, जिसके अंतर्गत 27 अवॉर्डीज हैं, लगभग 20.25 करोड़। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार है 9 अवॉर्डीज के लिए, लगभग 19 करोड़। और स्पेशल कैटेगरी में एक ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, दैट मीन्स इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है, और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार का भी अवार्ड दिया गया है। तो ऊपर की ये दो और तीन चार पांच जो कि स्पेशल कैटेगरी अवार्ड के अंतर्गत आए। इसमें अगर बात की जाए कार्बन न्यूट्रल में, याद रखिएगा महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का नाम आया है बेस्ट कैटेगरी में, रूरल गवर्नेंस में। ग्राम ऊर्जा स्वराज की बात किया जाए तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और त्रिपुरा का नाम आया, जिनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में 27 ग्राम पंचायत। पंचायत क्षमता निर्माण में केरल, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा का एक्सेप्शनल सपोर्ट रहा है लोकलाइजेशन में। और नानाजी देशमुख की बात करें, टोटल 9 पंचायत को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मामले में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको जरूर याद रखें। और नेशनल अवार्ड जो कि हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हर साल की तरह इस साल भी नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसकी थीम ही है गोज जीरो वेस्ट, तो वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, इको फ्रेंडली कटलरी यूज की जा रही है। तो ये इसीलिए है ताकि हम प्रमोट कर पाए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल, लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट हमारा 2030 तक अचीव करना है। और इसीलिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसकी थीम समझिए, जीरो वेस्ट एंड सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री है। और इसका इनॉग्रेशन नागालैंड के सीएम न्यूफ्यू रियो करेंगे। और दैट मीन्स निफ्यू रियो किया जाएगा, और यहीं पर इनके गवर्नर नागालैंड के कौन है, तो गवर्नर है ला गणेशन। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, सीएम का नाम एज वेल एज गवर्नर का नाम। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर की गई है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अब ये सिंपल सी न्यूज है, भारत 6G विजन की बात की गई है कि ये 6G टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई जाएगी। दैट मीन्स सबका टारगेट होता है हर चीज का।
जैसे आप पढ़ते हैं कि स्पेस टूरिज्म है, इंडिया का स्पेस स्टेशन है, एक में 2035 है, 2040 है, या जैसे आप टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, इसका टारगेट सरकार ने 2025 रखा है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसका टारगेट सरकार ने 2047 रखा है। जीरो कार्बन इमिशन की बात करें तो इंडिया ने टारगेट 2070 रखा है। एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसमें 2050 टारगेट रखा है। तो ये डिफरेंट टाइप के टारगेट्स हैं। इसी में लोगों को 6G, जैसे 4G, 5G, 6G, तो ये अवेलेबल एक्सपेक्टेड है 2030 तक अवेलेबल हो जाएगा। और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भारत 6G अलायंस बनाया है विद डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एकेडमिक, नेशनल रिसर्च के साथ, कि आप कितना बेहतर तरीके से क्या चीज़ डेवलप की जाए या कैसा एक्शन प्लान बनाया जाए ताकि आप इस अचीवमेंट को 2030 तक पूरा कर पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि जनवरी में लेह में कराए जाने का प्लान है और गुलमर्ग में फरवरी में। तो कई सारे गेम्स होते हैं, इनकी लिस्ट जरूर तैयार रखें। जैसे ये चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखते चलेंगे। खेलो इंडिया गेम्स हो गए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो गए, और इसी में अब आ गया खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो कई सारे टाइप्स के गेम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, नेशनल गेम्स हो गए। तो कौन कहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये चीज़ें पूछी गया। तो फिलहाल लद्दाख आइस स्पोर्ट्स जो भी हैं, हॉकी एंड आइस स्केटिंग, इनको होस्ट करेगा, जबकि जम्मू कश्मीर जितने भी स्नो स्पोर्ट्स हैं उनको दैट मीन्स कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अब अगर सही बात की जाए यहाँ पर कब से कब तक होगा, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स अनाउंस हो चुके हैं, जो कि अगले साल लद्दाख में कराए जाएंगे, जिसकी डेट 23 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में रखी गई है। जबकि जम्मू कश्मीर बचे हुए स्नो इवेंट्स को दैट मीन्स कराएगा, जिसकी डेट 22 फरवरी से 25 फरवरी रखी गई है। विंटर गेम्स के साथ ही खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत, जहां पर यूथ एंड पैरा गेम्स को भी शेड्यूल है, जो कि बिहार में होगा, ये भी याद रखिएगा। दैट मीन्स खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स ये बिहार में कराए जाएंगे अगले साल अप्रैल में। और इसी के साथ साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी लाइंड अप है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में की गई थी। शुरुआत में 1000 एथलीट्स, तो ये भी दिखा रहा है कि कैसे कैसे हम लोग चीजों को बेहतर करते जा रहे हैं। पहले केवल 1000 एथलीट्स थे, इस बार लगभग 1350 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ 2024 में पहली बार इसको कई लोगों का कोलैबोरेशन या दैट मीन्स अलग अलग लोगों ने ज्वाइन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये सभी लोग मिलकर इस चीज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसमें बेस्ट एथलीट्स भी हम लोग निकाल पाए, वो तभी हो पाएगा जब तैयारी हमारी बेहतर होगी। इसीलिए सभी लोग सभी चीजों पे ध्यान देते हुए इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोशन के लिए ही इस चीजों को सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे साथ आकर काम कर रहे हैं। और ऐसा लगभग दूसरी बार होगा जब लद्दाख आपके खेलो इंडिया विंटर गेम्स को होस्ट करेगा। इसके पहले भी लद्दाख आइस इवेंट्स फरवरी 2024 के, मतलब 2024 के होस्ट कर चुका है। और इसी के साथ गुलमर्ग आपके स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग को भी होस्ट करेगा। तो यहाँ पर ले लद्दाख, दैट मीन्स लेह और गुलमर्ग की बात हो रही है, जो कि अगले खेलो इंडिया विंटर गेम्स को होस्ट करने वाले हैं। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आती जा रही है, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो टाइम के साथ अपडेट होती जाएगी, तो जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाएंगी हम लोग इसको रिवाइज करते जाएंगे। एक इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ देखें तो अभी सीरिया में जो भी अनस्टेबिलिटी चल रही है, उस अनस्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने के लिए मोहम्मद अल बशीर का नाम एज अ सीरियन इंतरिम प्राइम मिनिस्टर, टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आया है, ताकि ये वहां पे कुछ स्टेबिलिटी ला पाए। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई। इसके साथ साथ आपके ऑबिट्यूरी की बात की जाए तो अभी एक नाम आया, SM कृष्णा, जो कि पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, महाराष्ट्र के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक,
स्पीकर ऑफ कर्नाटक असेंबली, मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक गवर्नमेंट रह चुके हैं, जिन्होंने ब्रांड बेंगलुरु को प्रमोट किया इंटरनेशनल लेवल पे, और जिनकी बायोग्राफी स्मृति वाहिनी थी, इनका रिसेंट में ही डेट मीन्स एक्सपायर हुए। तो ऑब्ituary में इनको जरूर याद रखें। अभी लेटेस्ट में ही इसी में जो भी चीजें आती जा रही है उनको भी हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। यहीं पर एक और नाम आया था कुछ दिन पहले, आपके इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एज वेल एज सरोद प्लेयर थे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सरोद प्लेयर, जो एक्सपायर कर गए थे 84 ईयर्स की एज में। और इनका नाम था आशीष। हाँ, तो ये रिसेंट में अभी लॉस एंजल्स में इनका देहांत हुआ था, और इनको 2004 के लगभग संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। और रिसेंट में इनकी बायोग्राफी भी है, स्मृति वाहिनी SM कृष्णा की, तो ये भी चीज याद रखें। तो पॉलिटिकल कैरियर था इनका, और काफी अच्छा पॉलिटिकल कैरियर था, तो इसलिए ये सब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट में इनका भी, और इसके साथ साथ ये जो सरोद प्लेयर रहे हैं इनका भी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट है। दैट मीन्स इंडिया कितना स्किलफुल है जॉब से रिलेटेड। जितना स्किलफुल होगा उतना आपको जॉब आसानी से मिलेगी। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 की, इसके हिसाब से टू 55% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स ग्लोबल एम्प्लॉयबल हो सकते हैं 2025 तक, जो कि पिछले साल 51.2% था, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट के हिसाब से, जो कि 2024 में की गई थी। तो ये जरूरी है स्किल डेवलपमेंट करना। स्किल होगी तो जॉब होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बेहतर होगा, देश के लिए भी बेहतर होगा कि हम अपनी जो भी डेमोग्राफी है उसको यूज कर पा रहे हैं, जनसंख्या का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने वीबॉक्स एज वेल एज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है, जिसमें ये बताया है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को मिलती है लगभग 78%, जो कि हाईएस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी है। इसके बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आते हैं 71.5% के साथ। फिर इसके बाद साइंस ग्रेजुएट्स आते हैं 58% के साथ। तो ये एक कैटेगरी दी गई है। इसमें केरल कंटिन्यू है वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयबल स्टेट्स इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और केरला का वर्कफोर्स मेंटेन है 71% रेट के साथ, जो कि फिफ्थ पोजीशन पे बना हुआ है आफ्टर महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इसके साथ साथ एक दो फैक्ट और है इसी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर आप इमर्जिंग मेजर हब्स की बात करेंगे एम्प्लॉय की कैटेगरी में, ताकि दैट मीन्स बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, दिल्ली है। लेकिन अगर आप सिटीज की कैटेगरी की बात करेंगे, ये कैटेगरीज जरूर देखेगा कि कहाँ स्टेट है, कहाँ सिटीज है। पुणे, बैंगलोर एंड मुंबई, इन्होंने स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करने में दैट मीन्स बेहतर काम किया है, और इसीलिए ये टॉप पर है। जेंडर एनालिसिस भी यहाँ पर की गई है। इनके हिसाब से अगर मेंस की बात की जाए तो 53% 2025 में एम्प्लॉयबिलिटी रेट रहेगा, कंपैरिजन टू 51.8% जो कि 2024 में था। तो कहीं ना कहीं मेंस का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयबिलिटी रेट के में बढ़ेगा, जबकि वुमेन का पार्टिसिपेशन कम हुआ है, 50% से कम होकर 47.5% पर आया है। तो ये इस टाइप के डेटास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखें। फ्रॉम स्पाइसेस टू सस्टेनेबिलिटी, ये एक न्यूज आई है। ये एक्चुअली किससे आई है? अभी आपके PM मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव लॉन्च किया था, जो कि 6 से 9 दिसंबर के बीच में चला, और इसका मेन फोकस था नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर फोकस करना, जो कि एक प्रोग्राम जो सरकार विकसित भारत 2047 के तहत लेकर चल रही है। क्योंकि अगर आप इंडिया को ग्रोथ कराना चाहते हैं तो आपके हर स्टेट और हर रीजन का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ स्टेट का जो कल्चर है, उनका जो आर्ट है, और उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उसको ग्लोबल लेवल पर लेकर आया जाए। और इसीलिए ये अष्टलक्ष्मी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, सेलिब्रेशन फॉर कल्चर, क्राफ्ट्समैनशिप एज वेल एज एम्पावरमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसको करने के लिए, विकसित भारत को प्रमोट करने के लिए, यहीं पर कुछ GI टैग दिए गए।
अब ये जीआई टैग होते क्या है? तो अगर आप जीआई टैग की बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि जीआई टैग होते क्या है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इनको बोला जाता है। ये उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन रखते हैं। दैट मीन्स उनकी एक पहचान होगी, उनकी एक उत्पत्ति होगी, उनकी कुछ डिस्टिंक्ट यूनिक क्वालिटीज होती हैं, उनका अपना एक रेपुटेशन होता है और उनकी एक अलग करेक्टरिस्टिक होती है, लक्षण होते हैं। इन सारी और एज वेल एज प्लेस ऑफ ओरिजिन तो जरूर इंपॉर्टेंट है, किस जगह से उनकी उत्पत्ति हुई है। इन सारी चीजों को देखने या चीजों को दैट मीन्स प्रमोट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इससे दो चीजें होती हैं। एक तो ये वर्क करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब यूनिकनेस आपने दे दी, नाम प्रमोट कर दिया, तो इससे एक तो उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरा अनऑथोराइज्ड यूज से बच जाते हैं। दैट मीन्स उनका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो पाए। तो इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है। तो दैट मीन्स सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो उनकी एक लोकल पहचान को बढ़ाने का तरीका है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इस एरिया से आया था। तो वैसे हर चीज कई बार हर चीजों को दिया जाता है, जैसे आसाम का ही गमछा हो गया, गमोछा हो गया, तो ये सब मगही पान का नाम आता है, रेड आंट चटनी का नाम आता है उड़ीसा की, तो ये सब तो है। लेकिन अभी अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आदि केकिर जिंजर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है एक जिंजर। डाले खुरसैनी की बात करें तो ये फ्राइड रेड पेपर है, जो कि सिक्किम का है। नाग किंग चिलीज या राजा मिर्चा की बात करें तो ये नागालैंड का है। ये वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज इन दी वर्ल्ड है, राज मिर्चा। और कांजी नीमू, ये एक लेमन की वैरायटी है जो कि आसाम से बिलोंग करती है। तो इनको याद रखिएगा कि किसको किसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद अभी एक अवार्ड की कैटेगरी में देखा जाए तो अभी आपका एक अवार्ड पर्टिकुलर दिया गया है जो इकोलॉजी से रिलेटेड, जो भी कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम या फॉरेस्ट या वेटलैंड्स के कंजर्वेशन का काम करते हैं या उनके पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, उनको इस सेक्टर में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का चैंपियन ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? एक इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल को दिया गया है, जो कि इंडिया के वेटरन इकोलॉजिस्ट रहे हैं। और इनका नाम वन ऑफ द सिक्स, मतलब टोटल 6 रेसिपिएंट हैं, जिसमें से एक आपके माधव गडगिल हैं, जिनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है 2024 का। इस अवार्ड की शुरुआत 2005 से की गई थी और अभी तक लगभग 122 लॉरियट्स को उनके आउटस्टैंडिंग एंड इंस्पिरेशनल इन्वायरमेंटल लीडरशिप के लिए ये अवार्ड दिया जा चुका है। और यहाँ पर माधव गडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। दैट मीन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट में इनको ये अवार्ड मिला है। तो इसके अलावा भी 4 अदर कैटेगरीज होती है जिसमें बाकी 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है। जिसमें सबसे पहले ये नाम जरूर थोड़ा थोड़ा याद रखें, सोनिया, जो कि ब्राजील की मिनिस्टर ऑफ इंडिजिनस पीपल्स रह चुकी है, इनको पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी में। एमी बॉवर्स, जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं। गैब्रिल पाओ, रोमानियन इन्वायरमेंटल डिफेंडर है। लू की, जो कि चाइनीज साइंटिस्ट है साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में। और सी कैम, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए एक टाइप का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, जो कि इजिप्ट में ट्रांजिशन दैट मीन्स फार्मर्स के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स को प्रमोट करने के लिए दिया गया है। तो ये सब सारी चीजें को जरूर याद रखें, जो इस टाइप की चीजों को प्रमोट करते हैं। तो ये 5 अवार्ड ये हैं और बाकी इंडिया के माधव गडगिल को तो ये अवार्ड दिया ही गया। इसके साथ साथ अभी एक न्यूज अगेन, लगातार एआई को प्रमोट किया जा रहा है, तो एक एज एक्सटेंड। अब ये है क्या? अगर एज एक्सटेंड की बात करें तो इसको इंडियन ग्रुप, जो कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाए, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के थ्रू इसे बनाया गया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दैट में से एक प्रोडक्ट है। लेकिन है क्या ये एआई बेस्ड? तो एक्चुअली ये अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो ट्रिपल आईटी दिल्ली ने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है, एक पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल, जो पर्टिकुलर एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। तो ये भी एक दैट मीन्स इसको आप एक नया रिसर्च कह सकते हैं, इनोवेटिव कह सकते हैं,
जो पर्टिकुलर जो भी एक्चुअली ये एआई जैसे प्रोटीन होती है जो पर्टिकुलर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको डिटेक्ट करेगा तो और उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा ताकि एक हेल्दी लाइफ्स को प्रमोट किया जा सके। इसके साथ साथ जो भी टॉक्सिसिटी है उसको भी एक्सेस करेगा, प्रोटीन्स को पहचान कर जो भी इस टाइप की हानिकारक चीजें प्रमोट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करके हटाया जाएगा। तो ये एक हेल्दी एजिंग और प्रमोट करने वाला है। तो ये एक टाइप का एआई है जो प्रेडिक्ट एंड आइडेंटिफाई कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेगा जो आपकी मतलब एजिंग को बढ़ाते हैं। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ इसको लाया गया है। इसके साथ साथ उनकी सेफ्टी और उनका क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा तो उसको भी ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर एजेक्स एक टाइप का एआई है जो एंटी एजिंग या एजिंग की प्रोसेस को स्लो करने के लिए काम करेगा। बनाने वाला कौन है? ट्रिपल आईटी दिल्ली। ठीक। इसके साथ साथ बात जब आईआईटीज की आई है तो दो चार आईआईटीज अभी रिसेंट में उनका भी नाम आया है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अभी आपका आईआईटी गुवाहाटी का नाम आया है और आईआईटी गुवाहाटी ने क्या प्रमोट किया है, इन्होंने इनोवेटिव या इनोवेशन किया है किस सेक्टर में? बायोफ्यूल्स के सेक्टर में, बायोफ्यूल प्रोडक्शन। और इन्होंने बायोफ्यूल प्रोडक्शन किससे किया है? फ्रॉम मेथेन एंड CO2 के साथ। तो मेथेन एंड CO2 के साथ बायोफ्यूल बनाने में किसका नाम है? आईआईटी गुवाहाटी। इसके साथ साथ रिसेंट में ही ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी, तो ब्रेन की एक्टिविटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च किया है? ये किया है तो आईआईटी मद्रास ने ये चीज में सफलता पाई है। और पहली बार 3D इमेजेस ऑफ फीटल ब्रेन, दैट मीन्स जो नवजात होते हैं फीटल ब्रेन, उनकी 3D इमेज का दैट मीन्स अध्ययन किया है। इसके साथ साथ आईआईटी रोपड़ का भी नाम आया है। आईआईटी रोपड़ ने एक न्यू ब्लूटूथ सिस्टम लॉन्च किया है। ये ब्लूटूथ सिस्टम एक टाइप का लो एनर्जी गेटवे है, लो एनर्जी गेटवे एंड नोड सिस्टम है। नोड सिस्टम जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से बनाया गया, दैट मीन्स फंडिंग करने वाली बॉडी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये पर्टिकुलर आईआईटी की कौन सी इसमें बॉडी सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, जिसका शॉर्ट में नाम है अवध। तो इस टाइप की चीजें जहां भी मिले आईआईटीज के साथ इनको जरूर याद रखें। तो एक आईआईटी गुवाहाटी है, ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी, और आईआईटी रोपर, ये तीन लोगों ने इस टाइप की चीजों को किया है। इसके साथ साथ एक अभी मंदिर का नाम आया है जिसका नाम है अबेद सहाय स्वर मंदिर। That means इसको यूनेस्को कंजर्वेशन के लिए इसको चूज किया गया है। और ये जो अवार्ड है यूनेस्को के थ्रू दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखें। ये मंदिर लगभग 1300 साल पुराना मंदिर है थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको फाइनली यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 सेट में से इसको दिया गया है। इसको बनाने वाले डायनेस्टी के ही शासक किंग विक्रम एंड कुलोथुंगा चोला थे। और इन्होंने इसी में आइडल ऑफ आदि सर्वविशेश्वर यहाँ पर दैट मीन्स इस्टेब्लिश कराया था। तो यहाँ पर इनका आइडल है, इनको कराने वाले कौन थे? दैट मीन्स कुलोथुंगा चोला। और टेम्पल का नाम, और इसको क्या मिला? यूनेस्को अवार्ड कंजर्वेशन। जैसे यूनेस्को की कई सारी हेरिटेज साइट्स होती है, अभी हेरिटेज कॉन्क्लेव भी कराया गया। तो आप मुझे भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये हेरिटेज कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ है 2024 का। तो ये सारा आज का हमारा करंट अफेयर्स था जो भी इम्पोर्टेंट। इसके साथ साथ
दो चार एडिशनल न्यूज़ वन लाइनर के तौर पर मैं यहीं पर ऐड कर दे रहा हूँ। और वो ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने खेलो इंडिया की बात की थी, तो इसी खेलो इंडिया के अंतर्गत ही एक टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, और ये पर्टिकुलर पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। तो इसके अंदर टोटल कितने डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया गया है, टोटल नंबर ऑफ डिसिप्लिन जो इस टैलेंट डेवलपमेंट पैरा एथलेटिक्स प्रोग्राम के तहत इंक्लूड हुए हैं, तो इनकी संख्या याद रखिएगा, टोटल 21। इसी के साथ साथ जब अभी हम लोगों ने, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया के अम्बेसडर वियना में थे, लेकिन सेम ऐसे ही अभी आपके यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पर्टिकुलर यूनाइटेड किंगडम के लिए अपना अम्बेसडर नियुक्त किया है, जिनका नाम है वॉरेन स्टीफेंस। तो दूसरा ये न्यूज़। तीसरा, जब बात यूनेस्को की हुई है, तो यहीं पर यूनेस्को की कैटेगरी में ही टूरिज्म टूरिज्म की कैटेगरी में लीडिंग डेस्टिनेशन की बात की जाए, लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म की कैटेगरी में किस स्टेट को इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म में इंक्लूड किया गया है वेस्ट बंगाल को। और जैसे अभी हम लोगों ने अभी ऑबिचुअरी में एस एम कृष्णा की एक किताब पढ़ी थी, वैसे ही एक और यहाँ पर नजमा हेपतुल्ला की एक पर्टिकुलर बुक लॉन्च हुई है, तो इस बुक का भी नाम याद रखिएगा, इन परसूट ऑफ न्यू बुक डेमोक्रेसी। तो ये दो चार चीजें यहाँ पर आई हैं। तो ये जो भी एडिशनल न्यूज़ है और बाकी जो आज की न्यूज़ है, तो इसको रिवाइज करें, देखें, और जितना रिवाइज करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपका करंट अफेयर्स तैयार होता जाए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।